गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा क्या कि काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, इनर्ट और लेवाइल, ठीक है। और वहाँ जाना था कि काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करने वाले कौन कौन से थर्मोडायनेमिक फैक्टर होते हैं और उनको किस किस सीक्वेंस में लगाना है। अब हम उससे पढ़ेंगे आगे का क्या कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती क्या है। देखो एक बात सबसे पहले कि काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे काइनेटिक स्टेबिलिटी में हमने दो टर्म्स पढ़ी थी क्या, इनर्ट और लेवाइल। ऐसी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में दो टर्म्स आती हैं क्या, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। जो कंपाउंड, ये तो नाम ही बता रहा है कि स्टेबल क्या होगा और अनस्टेबल क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ज़रूरी कि जो कंपाउंड आपका, जो भी कॉम्प्लेक्स आपका काइनेटिकली इनर्ट हो वो थर्मोडायनेमिकली भी कैसा हो, स्टेबल हो। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या आज कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इसमें हम किस किस से डील करते हैं, या ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, या ये बोलो हम इसे पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी के अंदर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है और उसमें एक जनरल ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो डील किससे करती है। तो देखो ये डील करती है फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कांस्टेंट जो होता है कहाँ पढ़ा है हमने, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाती है, तो उस स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अपने को क्या बताएगी, एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको ये बताएगी। ये बोले कि अपना जो मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ बनने वाला है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या वो मेटल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बताएगा मेटल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट में एक रिलेशनशिप होती है, तो उसके बेस पे वो रिलेशनशिप अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उस रिलेशनशिप के बेस पे क्या है, हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, गिब्स एनर्जी पर, गिब्स फ्री एनर्जी पर। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और किससे डील करेगी, गिब्स फ्री एनर्जी से भी डील करेगी, ठीक है, इस पे डील करेगी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या कहती है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्ट जो बनना है वो क्या बनना है, मेटल कॉम्प्लेक्स बनना है। तो यहाँ जितनी ज़्यादा जितनी कम गिब्स फ्री एनर्जी होगी या जितना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, अपना कंपाउंड कैसा होगा, उतना ही स्टेबल होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो सीधे ही उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो गैसियस फेज में होते हैं उनसे नहीं होता है। वो पहले अपने आयंस में चेंज होंगे, हाइड्रेटेड होंगे, और सबसे पहले अपने पास क्या बनेगा, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स आयन। ये मेटल आया, ठीक है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स जो है आगे अपना कोई भी लिगेंड आएगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करेगा और अपने पास क्या बनेगा, मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। तो यहाँ अपन N ले लेते हैं और इसको X कर देते हैं, तो तब अपने पास क्या बनेगा, मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अपन ने देखा कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन सीधे नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, उसके हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स आयन से हो रहा है। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल दूँ, इस कॉम्प्लेक्स को बोल दूँ मैं M, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनना है, मेटल कॉम्प्लेक्स आयन बनना है, इसको बोल दूँ मैं ये। तो देखो अब अपने पास जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को अपन किस तरीके से और लिख सकते हैं,
इस रिएक्शन को लिख सकते हैं अपन इस तरीके से, मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्रेटेड वाला, लिगेंड्स आए और अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, तो जब यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी अपने पास ये। अब यहाँ पे ये वाटर है, इसको ये इसी के साथ शामिल है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उससे अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, ये पूरा एक साथ इसमें शामिल है। अब देखो, यदि मैं बोलूँ क्या कि के की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, इससे। ठीक है, क्या बोला, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन या मेटल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, इसका मतलब क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्स के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, अपनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अपनी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेटल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो स्टेबल होगा, तभी तो रिएक्शन आगे जाना प्रेफर करेगी। अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही नहीं होता तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती क्यों। तो इस केस में क्या होगा, अपने को क्या बनेगा, स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्स आयन। क्योंकि अपना अभी अभी देखा था मेटल एम क्या था, अपना आयनिक फॉर्म में था। अब यदि के की वैल्यू लेस देन 1 हो, ये कब कम होगी, 1 से, जब ऊपर की वैल्यू कम होगी किससे, नीचे की वैल्यू से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब देखो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो रहा है, रिएक्शन आगे नहीं जा रही है, रिएक्शन रिएक्टेंट में ही रहना चाह रहा है, वो रिएक्टेंट नहीं चाह रहा कि मैं प्रोडक्ट में बदलूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होगा, जब प्रोडक्ट अपना जो है मेटल कॉम्प्लेक्स आयन जो है स्टेबल नहीं होगा, तभी होगा। तो इस केस में क्या बनेगा अपने पास कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बनेगा, या बोल दो क्या, अनस्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये बात समझ में, ये इतना हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि इस के में फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है अपना, उसमें और फ्री गिव्स एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, क्या देखना है अपने को, ये बोल दूँ सीधे। तो देखो क्या रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप होती है अपनी कि डेल्टा जी की वैल्यू बराबर होती है ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इस तरीके से ये डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस साइन आ रहा है। और अपन जानते हैं क्या कि डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही अच्छे से होगी, उतनी स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनना है वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किस पर भी डिपेंड करती है, अपनी फ्री गिव्स एनर्जी पर डिपेंड करती है, या बोलें किस पर डिपेंड करती है, रिएक्शन एनर्जी पर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखते हैं, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस NF सेल। ठीक है, इसका मतलब यदि एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या दे सकता है, आपको ई सेल दे,
और आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है, पहले ई सेल से क्या निकालोगे, डेल्टा जी, फिर डेल्टा जी से क्या निकालोगे, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या, इसके बाद अपन देखते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखो अपने पास मेटल कॉम्प्लेक्स जो आयन बनना था उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा था कि मेटल कॉम्प्लेक्स आयन सीधे नहीं बनना था, पहले हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स आयन बनना था, उसमें अपना लिगैंड आ रहा था और वो वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करके क्या बना रहा था, मेटल कॉम्प्लेक्स आयन। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे लिगैंड एक साथ आएँ और सारा वाटर मॉलिक्यूल जितने भी सबको एक साथ निकालें, पहले एक लिगैंड आके एक वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स आयन बनाए हैं अभी एक वाटर मॉलिक्यूल के सब्स्टिट्यूट से, उस पर दूसरा लिगैंड आएगा, वो अटैक करेगा, फिर उसके आगे वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप लिगैंड्स आ रहे हैं, उससे जो पिछला जो बना है मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन उस पर अटैक कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हर स्टेप का अपना अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं मानूँ कोई रिएक्शन है अपनी MLN फॉर्मेशन, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है, ये अपना हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है, लिगैंड आया, ठीक है, और अपने पास क्या बना, ये यहाँ K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसके बाद ये जो बना है इस पर दूसरा लिगैंड आके अटैक करेगा। अब ये क्या करेगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से निकालेगा और अपने पास क्या बनेगा, इस तरीके से, क्योंकि ये मेटल कॉम्प्लेक्स ये ओनली मेटल नहीं है, ये क्या है अपना हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ये लिगेंड किसको एक एक करके किसको रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को। इस स्टेप के लिए K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएं और फाइनल स्टेप क्या हो जाएगी अपने पास, ये, ठीक है। इसके लिए फाइनल Kn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हुआ। देखो अब यहाँ पर ये K1 K2 डैश 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 Kn, ये हर एक स्टेप का अपना अलग अलग स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और यदि मैं यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ तो उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये अपना हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स है और इस पर सारे के सारे लिगेंड एक साथ आए हैं। इसको यदि जोड़ के लिखूँगी तो यही तो आएगा, क्योंकि यहाँ का जो Ml है वो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इस पूरी रिएक्शन को जोड़ दूँगी मैं तो क्या आएगा, यही आने वाला है अपने पास। इसका जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है यदि हम उसको बोलें क्या बीटा, तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये K1 ये K2 ये K3, ये तो क्या है अपने स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये हर एक स्टेप के अपने अलग अलग हैं। जबकि बीटा क्या है, पूरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ओवरऑल
रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। देखो, मैं केवल ये मान के चलती हूँ कि केवल 2 ही लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है अपना। ठीक है, ये और ये, तो यहाँ तक के लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक के लिए बीटा की वैल्यू होगी, जैसे मैंने बोला कि अपने पास केवल 2 ही लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओवरऑल रिएक्शन लिखी है मैंने, यही होगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 ही लिगेंड सब्स्टिट्यूशन बताया है, K1 इंटू K2 करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसे ml करना, ये पुराने वाले पे जुड़ा था और पुराना अब रिएक्टेंट क्या हो गया था अपना, यहाँ पर ml हो गया था। ठीक है, तो यहाँ देखो ml से ये कैंसिल। ठीक है, अपने पास क्या बना, और L और L मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, सभी स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है या, ठीक है, आपको ये दे ये पूछ ले, या फिर किस तरीके से लॉग ऑफ बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपन लॉग ले सकते हैं दोनों साइड, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया अपना स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो गया अपना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हर स्टेप का अपना अलग अलग स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा था, तो इनमें एक जनरल जब स्टडी की गई तो एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला क्या कि देखो हर स्टेप का अपना क्या आ रहा था, अलग से स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा था। तो उनमें क्या जनरल ट्रेंड देखने को मिला कि K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, K2 से, K2 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, K3 से, K3 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, K4 से, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ऐसा होने के 3 फैक्टर हो सकते हैं जो डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है अपना वो होता है कौन सा, कूलम्बिक फैक्टर। ठीक है, देखो यहाँ नाम पे ध्यान देना, नाम में क्या आ रहा है, कूलम्बिक में, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। चार्ज मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आने वाला लिगेंड होगा वो कैसा होगा, आयनिक होगा। और यहाँ पे लिगेंड अटैक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कैसा लिगेंड होगा, आयनिक लिगेंड होगा। ठीक है, शुरुआत में अपना हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स आयन था, उस पर एक लिगेंड आया, उसने एक वाटर मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट किया और खुद आके जुड़ गया। ठीक है, क्या हो रहा है शुरुआत में अपने पास, ये था, मैंने कहा क्या कि इस बार हम एनायनिक लिगेंड का अटैक करवा रहे हैं और अपने पास क्या मिल रहा है, अपने को मिल रहा है ये, देखो पहले मेटल कॉम्प्लेक्स पर यानी कि मेटल पर कितना चार्ज था,
N पॉजिटिव। अब एक चार्ज क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस पर हमने अटैक करवाया दूसरा, इस पर हमने दूसरे लिगेंड को कहा कि आओ भाई आप अटैक करो। तो अब इस बार प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, अब यहाँ देखो क्या हुआ। पहले तो केवल पहला एक लिगेंड आया, वहाँ कोई मेटल जो है उसके पास N पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जब दूसरा लिगेंड आ रहा है तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है, या लिगेंड ऑलरेडी वहाँ पर एक एनायनिक लिगेंड क्या है, प्रेजेंट है। तो जब दूसरा एनायनिक लिगेंड आएगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो उसके बनने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बनने की रेट कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, यदि इसका रेट कांस्टेंट माने K1, इसका रेट कांस्टेंट माने K2, और ये रिएक्शन होने की जो रेट है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो K2 भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, K1 किससे ज़्यादा होगा, K2 से, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, यदि अपनी जो आने वाला लिगेंड है आयनिक है तो वहाँ क्यों इस तरीके से वेरी करेगा, वहाँ इसलिए वेरी करेगा क्योंकि जो आने वाला लिगेंड है उससे पहले वाले लिगेंड का रिपल्शन फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। उसकी वजह से उसके बनने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर अपन देखते हैं। तो दूसरा फैक्टर होगा अपना क्या, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। अब देखो स्टेरिक फैक्टर यानी कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई क्या आ रही होगी, हिंड्रेंस आ रही होगी। और हिंड्रेंस कब आती है, जब आने वाला जो लिगेंड है वो कैसा होगा अपना, बल्कि होगा, तभी तो वो एक दूसरे के लिए क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हिंड्रेंस कर देंगे, और उनके बीच में फिर वही रिपल्शन होने लगेगा। वो एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे। कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल, कोई भी दो मोटे आदमी पास बैठे हैं और दो पतले आदमी पास बैठे हैं तो कौन इजीली बैठ पाएगा, दो पतले लोग आपस में इजीली बैठ पाएंगे। तो वही है, यहाँ दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आके लगा दिए हमने तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि उनके बीच रिपल्शन होगा। उनके बनने की दर क्या हो जाएगी, उस कॉम्प्लेक्स के बनने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहाँ भी फिर क्या जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, यही, क्योंकि पहले तो कोई भी नहीं था लिगेंड, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जैसे ही दूसरा बल्कि लिगेंड आएगा उसे किसके हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, पहले वाले बल्कि लिगेंड के हिंड्रेंस का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और उसके बनने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा देखते हैं अपन फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्वा मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स में से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर जा रहा है, आने वाला लिगेंड उस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। पहला लिगेंड आया, उसने एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया। अब जब नेक्स्ट लिगेंड आएगा उसके पास वाटर मॉलिक्यूल जो है पहले से कम हो गए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। फिर और आएगा और एक और लिगेंड आएगा और वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, यानी कि धीरे धीरे आने वाले लिगेंड के लिए वाटर मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं रहेंगे तो आने वाला लिगेंड किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, किसी को नहीं करेगा। यानी कि अब धीरे धीरे उसके बनने की रेट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अब पहले इतने वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे। हर स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी ये जनरल ट्रेंड क्या होगा, फॉलो होगा। लेकिन यहाँ दो केस ऐसे, दो एक्सेप्शन होते हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहाँ ये जनरल ट्रेंड क्या नहीं होता, फॉलो नहीं होता। वहाँ क्या होता है, K2 ग्रेटर देन K1, या फिर ये बोलिए कि नेक्स्ट स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होता है प्रीवियस स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। और इसका रीज़न क्या होता है, देखो इसके ना दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो वहाँ कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा हो, ठीक है, और दूसरा या वहाँ पर क्या हो रहा हो, स्पिन चेंज हो रहा हो, किसका, मेटल का, ठीक है। दोनों ही केस में क्या होगा, आगे वाले रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट प्रीवियस रिएक्शन के स्टेबिलिटी कांस्टेंट से कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अपन पहले फैक्टर को ही देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज को, ठीक है। सबसे पहले अपन कौन सा फैक्टर देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज।
देखो इसमें अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कोई भी हेलो जो अपना लिगेंड है वो कैसा है, हेलो है, तो उसमें मैंने कोई भी हेलो हो सकता है, अपना कोई भी हेलोजन लिगेंड हो सकता है, तो उसको मैंने नाम दे दिया क्या, एक्स दे दिया। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेटल पर चार्ज, क्योंकि एनायनिक लिगेंड आके उस पर जुड़ रहा है। इसका रिएक्शन कांस्टेंट क्या मान लेते हैं अपन, रेट कांस्टेंट K1। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एनायनिक लिगेंड हेलोजन लिगेंड आएगा, और इस बार क्या बनेगा अपने पास, ये। ठीक है, उसके बाद एक और एनायनिक लिगेंड आया, और अपने पास इस बार क्या बना, ये। ठीक है, और इसके बाद यहाँ एक और एनायनिक लिगेंड आएगा, और यहाँ देखना क्या होगा, यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन होगा इसका, यानी कि ये जो अपने हेलो कंपाउंड्स होते हैं कैडमियम के, ये टेट्राहेड्रल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ये क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लिगेंड आ रहा है तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक लिगेंड आ रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है, आने वाला लिगेंड तो एक है पर जाने वाले लिगेंड कितने हैं, 3 हैं, यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। और यदि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है तो वो सिस्टम कैसा होता है, अपना स्टेबल होता है। तो इस केस में यानी कि ये वाला जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनना है ये ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, K4 ज़्यादा हो जाएगा किससे, K3 से, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी, इसके बनने की जो रेट है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो क्या होगा, अपने पास K1 ज़्यादा होगा K2 से, K2 ज़्यादा होगा K3 से, पर K3 K4 से कैसा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, K4 बढ़ रहा ज़रूर है एंट्रोपी की वजह से, पर ये इतना भी नहीं बढ़ेगा कि ये K2 से ज़्यादा हो जाए। ये जस्ट प्रीवियस रिएक्शन जो है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये बात याद रखना। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, दूसरा फैक्टर। ठीक है, ये हटा दूँ। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा फैक्टर, और अपने पास जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा था, अपना स्पिन चेंज का। इसको भी अपन एग्जांपल से समझेंगे। देखो एग्जांपल लिया, ये। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया का अटैक करवा रहे हैं, जो आने वाला जो लिगेंड है वो कौन सा है, अपना अमोनिया है। ठीक है, क्या बनेगा अपने पास, ये। ठीक है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब देखो यहाँ पर Mn जो है, जो मैग्नीज़ है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। +3 का मतलब इसके पास अब कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास हो गए टोटल होते हैं इसके पास 7, अब हो जाएंगे इसके पास 4। ये वाटर जो होता है वो कैसा होता है, अपना वीक, जो लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड वाला लिगेंड होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पढ़ते हैं ये अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा अपने पास, ये। ठीक है, यहाँ देखो
यहाँ भी मेटल जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D4 होगा। यहाँ भी अपना कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमोनिया चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, लेकिन नंबर ऑफ वीक लिगेंड फील्ड जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो ये डोमिनेट करेगा और अपने पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। उसके बाद एक और अमोनिया इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और इस पर अपने पास बनेगा क्या, ये, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नीज जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, D4, और ये भी हाई स्पिन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वीक लिगेंड फील्ड क्या है, ज़्यादा है नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड से। उसके बाद एक और अमोनिया मॉलिक्यूल ने यहाँ अटैक किया और अपने पास क्या बना, अपने पास बना यहाँ भी मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और D4 हाई स्पिन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वीक लिगेंड फील्ड बराबर हैं किससे, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के, तो कोई एक दूसरे के इफेक्ट को काट देंगे और अपने पास कैसा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल आता है। अब इस टाइम देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर वीक लिगेंड फील्ड्स की नंबर कितने हैं, 2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नंबर कितने हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा होगा नंबर ऑफ वीक लिगेंड फील्ड्स, यानी कि अब यहाँ किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, यानी कि D4, और यहाँ हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड लगा हुआ है, तो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करने से अपने पास अब क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, इस स्टेप की CFSE ज़्यादा होगी या इसकी CFSE ज़्यादा होगी, ये क्या है अपना इस तरीके से, ऑब्वियस ये बात है कि इसकी CFSE ज़्यादा होगी। और यहाँ क्या हो रहा है, CFSE इंक्रीज़ हो रही है। CFSE इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस स्टेप के होने की जो रेट है वो इस स्टेप से कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसकी रेट ज़्यादा तो इसका रेट कॉन्स्टेंट ज़्यादा, किससे, इस रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यहाँ K4 ज़्यादा हो गया है, किससे, K3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो गया है, स्पिन चेंज हो गया है, ठीक है। अब अपन आगे के 2 सब्स्टिट्यूशन और करा देते हैं, ठीक है, यहाँ से कराना है अपने को। तो मैं इसको फिर से यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। ये क्या था अपने पास, ये कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके और इसका रेट कांस्टेंट नाम दे दिया अपन ने क्या, K5, और इस बार अपने को मिला क्या, ये यहाँ भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ वीक लिगेंड फील्ड से। ये भी लो स्पिन रहेगा, लेकिन यहाँ तो जनरल ट्रेंड ही चलेगा क्या कि K4 ज़्यादा रहेगा, किससे, K5 से, क्योंकि यहाँ ना तो अपना कोई भी स्टेरिक चेंज स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, ना ही कोई स्पिन चेंज हो रहा है। उसके बाद एक फाइनल लिगेंड यहाँ पर अटैक करेगा और अपने पास क्या बनेगा, ये भी क्या रहेगा, अपना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ ट्रेंड क्या रहा, K1 ज़्यादा आएगा K2 से, K2 ज़्यादा आएगा K3 से, लेकिन K3 किससे कम हो गया, K4 से, और K4 ज़्यादा रहेगा K5 से, और K5 ज़्यादा रहेगा किससे, K6 से। तो ये जनरल ट्रेंड से हट के कम हुआ। इसलिए ये 2 चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद रखनी है। यदि जनरल ट्रेंड का क्वेश्चन है कि वहाँ कहीं स्ट्रक्चरल चेंज या स्पिन चेंज तो नहीं हो रहा, यदि वो दोनों हो रहे हैं तो वहाँ जनरल ट्रेंड वो नहीं रहेगा, जो होता है वहाँ ट्रेंड ये होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक टेबल में समराइज़ करके लिखते हैं।
कैसे, देखो ठीक है। प्लस लेगेंड आकर जोड़ रहा है। पहला क्या हो, स्पिन चेंज लिख देते हैं अपन। पहला स्पिन चेंज होने पर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर स्पिन चेंज हो रहा है उस स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा किससे, प्रीवियस वन से। यदि पहले वाले एग्जांपल का मैं यहाँ समराइज़ करके लिखूँ तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ इसे सर्किल करेंगे जिससे ये बात हमें आगे तक याद रहे। दूसरा केस, यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चरल चेंज तो दो टाइप से हो सकता है, या तो अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसमें बदले, टेट्राहेड्रल में, या ऑक्टाहेड्रल किसमें बदले, स्क्वायर प्लेनर में। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन 4 में कन्वर्ट हो रहा है और सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि दोनों ही केस में जहाँ पर अपना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पर क्या होगा, उस स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा जस्ट उससे प्रीवियस वन से। तो इसे अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में लिखेंगे क्या कि अपना कन्वर्ट हो रहा है ऑक्टाहेड्रल टू स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से किस में बदल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। और यहाँ क्या रहेगा, ट्रेंड, यहाँ ट्रेंड रहेगा ये, ठीक है। दूसरा अपन लेते हैं किसमें कि D7 अपन लेते हैं जहाँ पर वो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड में टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड बनते हैं वहाँ चेंज हो, वहाँ भी क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो रहा है। और वहाँ पर भी जो जनरल ट्रेंड होगा वो क्या होगा, K1 ज़्यादा होगा K2 से, K2 ज़्यादा होगा K3 से, बट K3 कम होगा किससे, K4 से कम होगा, ठीक है। ये जनरली D7, D8, D9 इन कंपाउंड्स में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बात याद रखना कि कैडमियम के जितने भी हेलो कंपाउंड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि ऑक्टाहेड्रल में। हो सकता है स्क्वायर प्लेनर में देखना कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से उसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। तो वहाँ फिर उसका कौन सा एग्जिस्ट कर रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट कर रहा होगा और वहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की डिपेंडेंस या ये किससे डील करती है, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, और कौन से ये जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं और कहाँ हैं जहाँ ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे और कुछ एक दो चीज़ें और हैं और फिर ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।